Hello and welcome everyone on our channel. This is Ashish Kumar and I welcome you all for yet another session of spoken English training classes given by me. For spoken English, we have been learning many things right over here online, and as far as it is practicable and possible, I'm trying to give you maximum hints, tips, knowledge and ideas so that you can enhance your skills to speak good in English. And in that process, we have been going through a patch of grammar segment and that is tense. हम लोग tense कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से और in that we have already come to an end. उसमें भी हम लोग end की ओर पहुंच गए हैं. We have already gone through indefinites. हम लोगों ने 3 indefinites कर लिए. Continuous is also done. Present continuous, past continuous, future continuous भी हमारा हो गया. And in previous video, or I must say in previous class or in yesterday's class, we have already concluded perfect sections और उसमें से बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी और वो भी हम लोगों ने क्लियर कर ली. Now we are moving on to the final phase of tense, which is perfect continuous और उसमें से सबसे पहला देख रहे हैं present perfect continuous. present perfect continuous देखने जा रहे हैं और ये हमारी आज की टॉपिक है. ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू होकर वर्तमान में भी कंटिन्यू कर रहा है, चलता आ रहा है, जारी है, उसे ही हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. पास्ट में शुरू होकर बोलने के वक्त तक, मतलब अभी भी, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, जो जारी है, कंटिन्यू कर रहा है, चलता आ रहा है, उसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. समझने की कोशिश करें. जैसे अगर मैंने कहा कि मैं पढ़ रहा हूं तो वो काम सिर्फ अभी चल रहा है, उसे हम कंटिन्यूअस में बनाएंगे. लेकिन अगर हमने कहा कि मैं पढ़ता आ रहा हूं तो देखिए सेंटेंस देख के ही लग रहा है कि मैंने पढ़ने का काम कभी पास्ट में शुरू किया है. शायद 2 घंटे पहले, शायद 2 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, शायद बचपन से. ये सेंटेंस में आ रहा हूं लगने की वजह से ये बात कंफर्म्ड हो गई कि जो पढ़ने का काम है वो कभी पास्ट में शुरू हुआ और आज भी निरंतर वह काम जारी है, कंटिन्यू कर रहा है, चल रहा है. तो इसे ही हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे और ट्रांसलेट करेंगे कि आई हैव बीन रीडिंग या आई हैव बीन स्टडिंग. यहां पर कब से मैं पढ़ता आ रहा हूं ये टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेंटेंस का सेंस यही है कि पढ़ने का काम मेरा कभी पास्ट में शुरू हुआ और आज भी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है. इसमें टाइम या समय इनविजिबल है. देखिए कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक मामूली सा फर्क यही होता है कि कंटिन्यूअस में कोई टाइम का इश्यू नहीं होता है. कोई भी काम जो बोलने के वक्त जारी हो, प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है, उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना डालते हैं. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहीं ना कहीं समय का बोध जरूर होता है. उसमें समय या तो दिया रहता है या छिपा रहता है, मतलब कहीं ना कहीं समय की बात जरूर होगी. इसमें समय छिपा हुआ है, पता नहीं कब से, लेकिन देख करके जरूर लग रहा है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है. दूसरा एक सेंटेंस ले लें, जैसे मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं या मैं बचपन से पढ़ रहा हूं. तो यहां आप देखिए कि समय साफ साफ आपको नजर आ रहा है. कब से? बचपन से. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए. आप स्ट्रेट अवे इसे ट्रांसलेट करें कि आई हैव बीन रीडिंग या आई हैव बीन स्टडिंग सिंस चाइल्डहुड. समय लगा दिया हम लोगों ने, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से. तो यहां पर मैं समय दिया हुआ था, इसीलिए साफ साफ समझ में आ गया कि इसमें रहा हूं, रही है तो लगा ही हुआ है, मतलब कंटिन्यूअस तो है ही, और टाइम दिया हुआ इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है. अब जो ये हम लोगों ने ट्रांसलेशंस बनाए, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर होता है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, जैसा आप देख पा रहे हैं आई आया है, उसके बाद हैज या हैव, फॉलोड बाय बीन. इसमें भी 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैज हैव में से कोई एक और एक बार आता है बीन, फॉलोड बाय वर्ब प्लस आईएनजी यानी V4. देन इसमें आता है ऑब्जेक्ट, देन आता है टाइम, और अगर उसके बाद भी कुछ बच जाए तो उसे आप रेस्ट वर्ड्स या अदर वर्ड्स कह सकते हैं. टाइम के पहले ऑफ कोर्स सिंस या फॉर भी आएगा. टाइम लिखने का मतलब ये समझेंगे कि सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, वहां सिंस और फॉर छिपा हुआ है. तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. नेगेटिव करने के लिए आपको कई बार मैंने बता दिया, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो समझें कि टू मेक एनी सेंटेंस और टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन, वी नीड टू पुट नो और नॉट समवेयर इन द सेंटेंस.
किसी भी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए हमें उस वाक्य में कहीं ना कहीं ना या नहीं यानी नो या नॉट लगाना पड़ता है. बट वी कांट पुट नो और नॉट एनीवेयर इन द सेंटेंस. वी नीड टू पुट इट अलोंग विद एन ऑक्सिलियरी वर्ब. हम इसे कहीं भी नहीं लगा सकते. इसे जब भी लगाएंगे किसी ना किसी सहायक क्रिया के साथ लगाएंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ लगाएंगे. तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सिलियरी वर्ब हैज हैव भी है, बीन में है, तो किस में नो नॉट लगाएंगे. तो जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑक्सिलियरी वर्ब है, व्हेन देयर आर मोर देन वन ऑक्सिलियरी वर्ब प्रेजेंट इन एनी सेंटेंस, so we need to do the changes, we need to do any alteration along with the first ever auxiliary verb. जो भी सबसे पहला ऑक्सिलियरी वर्ब होगा उसी में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ऑल्टरेशन वगैरह की जाएंगी. उसके बाद सेंटेंस में कितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब पड़े होंगे उनमें कोई चेंजेस नहीं करना है. यानी जो भी चेंजेस हमें करने हैं फर्स्ट ऑक्सिलियरी वर्ब व्हिच इज हैज हैव उसमें करना है. तो यहां पर मैं हैज नॉट कर दिया, शॉर्ट में हैजंट, हैव नॉट कर दिया, शॉर्ट में हैवंट, और बिन से सारी बातें सेम टू सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा. इंट्रोगेटिव के लिए आपको ऑलरेडी बताया है, to make any sentence into an interrogative one we need to put auxiliaries before the subject. auxiliaries को subject के पहले ले आना होता है और उसमें भी पहली auxiliary पहले आएगी. बार बार ही कह रहे हैं कि पहली auxiliary में ही जो भी changes करने, alterations करने, छेड़छाड़ करने वो पहली auxiliary में होगी. and rest of the things will remain same. so let the rest of thing be and in the end there will be only a question mark. लास्ट में केवल एक ही चीज होगा कि question mark लगा रहेगा. इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो क्या करना है भाई, आगे आए हुए हेल्पिंग वर्ब में नो नॉट लगा दो. तो ये बन गया हमारा हैजंट, ये बन गया हैवंट, एंड अगेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज. तो इस तरह से हमारे इसके ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर्स बनते चले जाते हैं. इसके पहले अगर आप कोई WH लगा देंगे तो फिर ये कहलाने लगेगा WH इंट्रोगेटिव. इसके पहले WH लगा देंगे तो ये कहलाने लगेगा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव. इसके ट्रांसलेशंस को चले पूरा किया जाए. इस स्ट्रक्चर पर बना है कि मैं बचपन से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड. अब हमें नेगेटिव बनाना है इस स्ट्रक्चर पर कि मैं बचपन से नहीं पढ़ रहा हूं. क्या बनाएंगे, आई हैवंट या आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड. सीधे टाइम आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं. अगर रहता कि मैं बचपन से इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूं तो इंग्लिश यहां लिखते हैं कि आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, ऐसा लिखते हैं. लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, बस इतना विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसलिए बनाया कि आई हैवंट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड. क्या मैं बचपन से पढ़ रहा हूं तो हैव आई बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड. क्या मैं बचपन से नहीं पढ़ रहा हूं तो हैवंट आई बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड. मैं बचपन से कहां पढ़ रहा हूं तो कहां की इंग्लिश बस आपको इसके पहले लिख देनी है. कहां की इंग्लिश होती है, वेयर, तो हो गया वेयर हैव आई बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड. मैं बचपन से कैसे नहीं पढ़ रहा हूं तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो हाउ हैवंट आई बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड. तो इस प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे ट्रांसलेशंस बना लेंगे और आपसे बन जाने चाहिए. चलिए, इससे पहले कि हम लोग टाइम वाले इश्यू पर आए या इसके यूजेस की बात करें, इसमें एक और इसी स्ट्रक्चर पर समझ लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी. देखिए, इसमें एक मामूली चेंज कर दें अगर तो ये बदल जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. जैसे मैं पढ़ता आ रहा था, हिंदी में एकमात्र चेंज किया हम लोगों ने, है, हूं इत्यादि की जगह था थी लिख दिया. तो यहां भी एक मामूली चेंज करना होगा, हैज हैव की जगह हैड लगाना होगा. आई हैड बीन रीडिंग, मैं बचपन से पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड. बस एक मामूली चेंज हमें करना है और वो चेंज क्या है कि हमें हैज हैव की जगह हैड लगा देना है और ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा. देखिए, यहाँ सिर्फ एक चेंज हो रहा है, इसमें कोई नंबर में सब्जेक्ट हो, कोई पर्सन में सब्जेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक ही चीज होगा कि हेल्पिंग वर्ब सबको हैड ही मिलेगा और हैड में नॉट लगा दिया, बन गया हैडंट. इंट्रोगेटिव करने के लिए इसी को आगे ले आया, ये बन गया हैड आगे, और यहाँ पर मैं इसी में नो नॉट लगा दिया तो ये बन गया हैडंट. अगर आपको इसको खोल कर लिखना हो तो आप हैड आई नॉट या हैड ही नॉट ऐसा करेंगे, मतलब नो नॉट को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे. चलिए, इसे स्ट्रक्चर को आप पूरा कर दें. इसको जरा मिटा मिटा के साफ साफ लिख दिया जाए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना. इसे भी मैं क्लियर कर देता हूं. ये समझिए कि यहाँ साफ साफ हैड लिखा हुआ है, यहाँ हूं की जगह था हो जाएगा. मैं पढ़ता आ रहा था, यहाँ भी हूं की जगह था हो जाएगा, मैं पढ़ता आ रहा था. और ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस.
चलिए इससे भी पूरा करें कि मैं पढ़ता आ रहा था तो आई हैड बीन रीडिंग, मैं बचपन से पढ़ रहा था तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से नहीं पढ़ रहा था तो आई हैडंट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड, क्या मैं बचपन से पढ़ रहा था तो हैड आई बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड, क्या मैं बचपन से नहीं पढ़ रहा था तो हैडंट आई बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से क्या पढ़ रहा था तो क्या की इंग्लिश इसके आगे लगा दीजिए व्हाट हैड आई बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से क्यों नहीं पढ़ रहा था तो क्यों की इंग्लिश इसके पहले लगा दीजिए व्हाई हैडंट आई बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। तो इस प्रकार से आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी ट्रांसलेशंस बना लेंगे। अब इसी पे अगर आप फ्यूचर परफेक्ट का कंटीन्यूअस का क्वेश्चन पूछें कि चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी देख लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई यूज नहीं है, ना पढ़ने में, ना लिखने में, ना बोलने में, ना सुनने में, ना समझने में, कहीं भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज नहीं किया जाता, इसीलिए उसे हम लोग पढ़ के टाइम पास नहीं करेंगे। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है वह है सिंस और फॉर का यूज। ये जो सिंस और फॉर रूपी प्रेपोजिशन है, इनको कौन से समय के पहले यूज करना, ये सबसे बड़ा सरदर्द है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब मैं आपको जरा वो बताने की कोशिश करता हूं, देखें आपको कितनी समझ में आती है। चलिए बात करते हैं सिंस और फॉर के यूज की। यहां सिंस का मतलब से होता है और फॉर का मतलब भी से ही होता है। आपने शायद पढ़ रखा होगा कि सिंस का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले किया जाता है और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के पहले किया जाता है। या आम भाषा में सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ किया जाता है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। मान लीजिए मैं आज की डेट कह रहा हूं कि आज सपोज जो भी हो 4 जून है या 3 जून है, जो भी हम लोगों ने कहा, ये जून भी छोड़ देते हैं, ये आज हमारा 4 है। आज से ठीक 10 दिन पहले एक मोटा मोटी टाइम ले लेते हैं कि उस दिन हमारा जो होगा 25 होगा मई, 25 मई मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं। तो मैं आपसे 25 तारीख को मिला और मैंने पूछा कि भाई क्या हाल है, तो आपने कहा कि मैं बीमार हूं। ठीक है, 25 को मैं आपसे मिला और मैंने पूछा क्या हाल है, तो आपने कहा कि मैं बीमार हूं। चलो ठीक है। फिर उसके बाद 2 दिन बाद 27 को मिला, पूछा क्या हाल है, तो आपने कहा कि मैं बीमार हूं। आज से 2 दिन पहले यानी 2 को मिला, पूछा क्या हाल है, तो आपने कहा कि मैं अभी भी बीमार हूं। और आज जब आपसे पूछा तो क्या हाल है, तो आपने कहा कि मैं पिछले 10 दिनों से बीमार ही हूं। अब जैसे ही आपने पिछला 10 दिन बोला तो ये कंफर्म्ड नहीं हो पाया कि पिछला 10 दिन आपने 25 से काउंट किया, 26 से काउंट किया या 24 से ही काउंट कर लिया, कब से काउंट किया ये कंफर्म्ड नहीं हो पाया। ठीक है, आपने बस एक मोटा मोटी गेस किया कि पिछला 10 दिन, तो आपने किसी पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल नहीं किया, बस एक अंदाजा लगाया, समय की एक मोटरी गठरी बन गई और इसीलिए इसे हम लोगों ने एक समय का ग्लट माना और उसे हम समझेंगे कि वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आप 4 से ट्रैवल करते हुए एग्जैक्ट आते और कहते कि मैं 25 से बीमार हूं, एग्जैक्ट डेट बता देते, तो पॉइंट टू पॉइंट आपने ट्रैवल किया, तो उसे ही हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और वहां लगाते सिंस। इस चीज में तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपका काम कर गया, लेकिन हर जगह काम नहीं करता। जैसे अगर कहा जाए बचपन, तो अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि बचपन का मतलब कब होता है। क्या बचपन का मतलब 1 दिन से लेकर के 10 साल तक होता है? क्या बचपन का मतलब 1 दिन से लेकर के 5 साल तक होता है, 6 साल तक होता है? ये चीजें जो हैं किसी के कॉन्सेप्ट के बाहर की चीजें हैं, इसमें सबके मत अलग अलग होते हैं। तो वहां हम क्या लगाएंगे? हम पीरियड मान करके फॉर लगाएं कि पॉइंट ऑफ टाइम मान करके उसमें हम सिंस लगाएं? ये कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को होता है। मैंने जो भी क्लासेस ली हैं आज तक, मैंने देखा है कि जो भी बच्चे मेरे पास कहीं और से इंग्लिश पढ़ के आते हैं, टेंस पढ़ के आते हैं, उनके साथ ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ सिंस लगानी है, कहाँ फॉर लगाना है। तो इस कंफ्यूजन का मैं आपको पैनासिया देता हूं। पैनासिया का मतलब होता है रामबाण, मतलब एक ऐसा इलाज, पैनासिया इसका मतलब होता है रामबाण, एक ऐसा इलाज जो सब में काम कर जाए, उसे ही हम कहते हैं पैनासिया। मैं आपको एक पैनासिया देता हूं, यानी मैं आपको बताता हूं कि कहां सिंस लगता है और कहां फॉर लगता है। अगर आप इसमें से कुछ भी दिमाग में रख पाएंगे तो आप कभी भी सिंस और फॉर में कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए, जब दिन के नाम दिए हों, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो आपको उसके साथ सिंस लगाना है। जब टाइम दिया हो, जैसे 10 बजे, 12 बजे, तो आपको सिंस ही लगाना है।
तारीख दी हो जैसे 19 तारीख 25 तारीख तो आपको सिंस ही लगाना है। साल दिया हो जैसे 2010 2012 तो आपको सिंस ही लगाना है। सुबह दोपहर शाम रात में भी आपको सिंस ही लगता है। कल परसों के साथ भी सिंस का ही प्रयोग होता है। बचपन बुढ़ापा जवानी में भी हम सिंस ही लगाते हैं। अब इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि ये कैसे हो गया क्या हो गया, बस दिमाग में एक ही बात डालनी है कि जब भी ये दिखेंगे आपको इनके पहले सिंस ही लगाना है, दैट्स इट। कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे। महीनों के नाम दिए हो जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो उसमें भी आपको सिंस ही लगाना है। ठीक उसके उलट दिन का नाम ना देकर के इस तरह लिखा हो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन इस तरह लिखा है तो वहां पर आपको फॉर लगाना है। समय देखने की बजाय लिखा हो 2 घंटा 4 घंटा तो वहां फॉर लगेगा। 2 महीना 4 महीना फॉर ही लगता है। 2 साल 4 साल फॉर ही लगेगा। 2 सप्ताह 4 सप्ताह के साथ आपको फॉर ही लगाना है। अब इसमें सबसे आसान तरीका यही है कि कोई एक याद कर जाइए, या तो आप इस फॉर के यूज को याद कर जाइए कि कहां फॉर लगता है, इसको छोड़ करके जो भी आए उसमें सिंस लगाना शुरू कर दीजिए, या फिर आप इस सिंस के यूज को याद कर जाइए कि सिंस कहां लगता है और इसको छोड़ करके जो भी आता है वहां फॉर लगाना शुरू कर दीजिए। मोटा मोटी ये तरीका सबसे सटीक तरीका है उन लोगों के लिए जिनको हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कहां सिंस लगता है और कहां फॉर लगता है। जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई नया कॉन्सेप्ट दिया जाए, कोई नई बात बताई जाए तो आपको समझ में आएगा। एक बात हमेशा याद रखें कि आपको मिट्टी से बर्तन बनाना है तो पहले मिट्टी का जो है ना वो तैयार करना पड़ेगा, मटेरियल सारा उसको उस सांचे पे डालना होगा, उसके बाद ही वो शेप लेगा। और शेप ले भी लिया तो अब उसके अंदर आप पानी डालो, उसके अंदर आप कुछ और सामान डालो, ये तो आपके ऊपर है ना। तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट दिया मैंने। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये चीज में से कोई एक चीज में भी आपने याद कर लिया और बाकी में लगाना शुरू कर दिया, अगर उसमें कभी कोई कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो वो जो टीचर होंगे या जो व्यक्ति होगा जिसने आपकी गलती पकड़ी है तो वो नई बात बताएगा आपको। तो आपको ये जब कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा तो नई बात सुनने में आपको आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। लेकिन जब ये कंफ्यूजन हमेशा बना ही हुआ है कि सिंस कहां लगता है फॉर कहां लगता है तो हमेशा आपको परेशानी बनी ही रहेगी। और जब परेशानी बनी हुई है तो उस पर कितना भी कोई चीज सिखा दिया जाए डाल दिया जाए कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए ये मेरा रामबाण रहा, आप इसमें से कोई एक याद कर लें और बाकी की जगह अगर ये याद करते हैं तो इसमें जो भी आ जाए सिंस लगाना शुरू कर दें। इसको अगर याद करते हैं तो इसको छोड़ के जो भी आ जाए उसमें फॉर लगाना शुरू कर दें। और अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका सिंस फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सारा स्ट्रक्चर और सारी बातें इससे जुड़ी हुई। अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ एक ही चीज और वो है टेंस का मिसलेनियस सेक्शन। और जैसे ही हमारा मिसलेनियस सेक्शन खत्म होता है हमारा टेंस खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड और कुछ बातों पर आएंगे, कुछ और प्रैक्टिसेस वगैरह पर आएंगे। फिलहाल अभी इसमें कुछ एक आध दो चीजें छूटी हुई हैं जिसे हम मिसलेनियस सेक्शन में अगली बारी करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन चूंकि अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आपने ये वीडियो देखा, ये क्लास करा और आपको सारी चीजें समझ में आ गई, तो मेरा एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है यार। सारा तो आप ट्रांसलेशन अपनी बुक से बना ही रहे होगे, जो भी इश्यूज आ रही होंगी वो आप पूछ ही रहोगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को आप मेरे लिए ट्रांसलेट करके रखना और अगर बन पाए तो वेल एंड गुड, नहीं बन पाए तो मैं आपको फिर बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक बंदर 4 दिनों से आम की तलाश में एक जंगल में भटक रहा था। एक बंदर 4 दिनों से आम की तलाश में एक जंगल में भटक रहा था। बस मामूली सा ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया और ये क्वेश्चन आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। नहीं होगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये मैंने क्यों दिया। मेरे इस क्वेश्चन को देने के पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है, मैं आपको बताऊंगा।
और फिर टेंस से जुड़ी हुई जो मिसलेनियस वाली बातें वो भी हम सारे डिस्कस कर लेंगे, वो भी क्लास को हम लोग करेंगे। और उसके बाद फिर जा करके नई नई चीज़ों पर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड things will also be discussing them. And not only that, I'll be forcing you to start practicing those things so that you can enhance your skills once again to speak good in English. Till then, that's all from my side of today's class. Meet you in next class with some more steps of tense. And if you have liked this video, if you are liking our classes, if you keep on watching our videos regularly, please do like every videos. अगर आप नए हैं तो please do subscribe our channel and press the bell icon so that you may get latest updates and notifications. Thanks for watching. This is Ashish Kumar signing off for today. Bye everyone.